Good morning, friends. Welcome back to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta, and today we discuss about Minimum Wage Act 1948 Part 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 9 to सेक्शन 23. As you already know that कि मिनिमम वेज एक्ट के प्रीवियस पार्ट हम देख चुके हैं, जिसमें हम उसकी डेफिनेशंस, कुछ सेक्शंस की हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम वेज रेट, तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब हम देखने वाले हैं इसके आगे के कुछ पार्ट, जिसमें इस एक्ट में ही कुछ पेनल्टीज है, कुछ ऑफेंस अगर होता है तो क्या किया जाए, है ना, या फिर कैसे और क्या कंपोजिशंस होते हैं, जो भी एडवाइजरी कमिटीज होती हैं उनके, उन सारे पार्ट्स को हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज सेक्शन 9. सेक्शन 8 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ द सेक्शन 9, कंपोजिशन ऑफ कमिटी. जो कमिटी बन रही थी किसे फॉर्म करने के लिए, मिनिमम वेज एक्ट को बनाने के लिए, तो उस कमिटी का कंपोजिशन क्या है. कंपोजिशन का मतलब कैसे वो फॉर्म हो रहा है, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, दैट इज द कंपोजिशन, है ना. कंपोजिशन मतलब क्या क्या है उसमें. तो क्या क्या है उसमें, वही चीज इसमें बताई भी गई है. तो कंपोजिशंस का मैं बताया गया है कि जो भी कमेटी होती है या सब कमेटी होगी या फिर एडवाइजरी बोर्ड क्यों ना हो, इन सभी में कोई कुछ पर्सन जो होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं. जैसे कि अ पर्सन टू बी नॉमिनेट बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, की एक पर्सन जो होगा वो क्या होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होगा. देन प्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट हु शैल बी इक्वल इन द नंबर. ठीक है, और ध्यान रखना जब भी रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव जितने भी होंगे वो हमेशा इक्वल नंबर्स में होंगे. ठीक है ना, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉयज हो, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव ऑलवेज इन इक्वल नंबर. तो वही सेम चीज यहाँ पर भी आपको बताई गई है. एक पर्सन तो हो गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरे पर्सन कहाँ से आए हैं, जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसी के ही एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर है, बट दे ऑल आर इन इक्वल नंबर. ये हमेशा इक्वल नंबर में ही रहेंगे. ठीक है, तो एक तो ये हो गए. दूसरा, इंडिपेंडेंट पर्सन. इसमें इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी इंक्लूड होंगे, और ये इंडिपेंडेंट पर्सन जो रहते हैं वो टोटल नंबर ऑफ कमिटी मेंबर्स, जो भी आपके मेंबर ऑफ लाइक कमिटी में जितने भी आपके मेंबर्स हैं, उसका 1/3 पार्ट जो है उतने रह सकते हैं आपके इंडिपेंडेंट पर्सन, उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं. ठीक है ना, उतने ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं. जैसे मान लीजिए दिस इज द कमिटी, तो इस कमिटी का बस एक चीज छोटा सा पार्ट जो है यही आपके इंडिपेंडेंट पर्सन का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, और एक और चीज, जितने भी इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, जैसा बताया भी गया है कि उनमें से एक पर्सन को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि उसका कर्ता धर्ता होता है. जो भी डिसीजंस होते हैं या जो भी कोई उससे रिलेटेड मैटर होता है, उसको देखना, उसके लिए डिसीजन करना, उसको गाइड करने का काम जो रहेगा इस चेयरमैन का रहेगा. ठीक है, तो दे आदि कंपोजिशन ऑफ कमिटी कौन कौन आ गया, एक तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो मेंबर दिया है वो आ गया. फिर कुछ मेंबर्स हैं इक्वल नंबर्स में एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉयज के, और इसके अलावा कौन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है. इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होता है, जो दोनों पार्टी से कोई भी तरह का, किसी भी तरह का नाता नहीं रखता है, वो बिल्कुल फ्री रहता है दोनों पार्टी से. ना तो वो एम्प्लॉयर की तरफ का होगा, ना वो एम्प्लॉयज की तरफ का होगा. ठीक है, वही पर्सन यहाँ पर इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकता है. क्लियर, आगे देखते हैं. नाउ द सेक्शन 10, करेक्शन ऑफ एरर. अब भाई ऐसा स्वाभाविक है ही है कि कुछ ना कुछ कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, तो उनको कैसे करेक्ट किया जाए उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी टाइम पर कोई भी गलती, मान लीजिए लिखने पर आ गई है, कोई गलत पेपर पहुंच गया है, या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है. मान लीजिए कि आपने मेंबर जो थे वो आपने 4 असाइन किए हैं, 4 की जगह वहां पर बाय मिस्टेक 14 लिखा गया है, या इस तरह की छोटी मोटी कुछ भी अगर मिस्टेक होती भी है, तो गवर्नमेंट उसको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी टाइम उसे करेक्ट कर सकती है. ठीक है, और या फिर हम ऑफिशियल गजट में उसको दे दें, उसके थ्रू हम उसे करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफिशियल गजट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के पास पहुंचेगा, तो सभी के पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी. देन अगर कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक है, तो क्लैरिकल है, अर्थमेटिकल मिस्टेक्स है, या इस तरह की कोई भी है कि भाई एक्सीडेंटल स्लिप जो है वो चली गई है, तो इस तरह की कोई भी मिस्टेक अगर है तो उसको बेसिकली नोटिफिकेशंस के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है.
ठीक है, उसको नोटिफिकेशन दिया जाएगा और वो करेक्ट हो जाएगा। बट हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपका नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले वो जाएगा एडवाइजरी बोर्ड के पास फॉर द इंफॉर्मेशन कि भाई इस तरह का कोई मिस्टेक हो चुका है एंड उसको करेक्ट करने के लिए जो है वो आपके ऑफिशियल गजट में इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह की आपसे ये करेक्शन जो अगर हो भी जो एरर्स हो जाती है उनको करेक्ट किया जा सकता है। क्लियर, आगे देखते हैं। देन आ रहा है सेक्शन 11 पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज इन काइंड। किस तरह के हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं, वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस सेक्शन 11। तो मिनिमम वेजेस शेल बी पेड इन कैश। बेसिकली जो दिया जाता है इन कैश, वो हमेशा कैश में ही दिया जाएगा। रेन्यूमरेशन जो आपने काम किया उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि वेयर हैज बीन कस्टम ऑफ पेमेंट, किस तरह का पेमेंट होना चाहिए, किस तरह का मैनर होना चाहिए, है ना। पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस आइदर होली और पार्शली, किस काइंड में उसे देना है, पूरा पेमेंट देना है या फिर उसको पार्ट वाइज देना है, किस तरह से देना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो ही बताती है कि किस तरह के वर्क के लिए किस तरह का जो वेजेस है वो किस तरह के पर्सन को दिया जाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कि कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आपके पास आया है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आया है बट काम तो वो पूरा कर रहा है, पैसा तो उसे मिलना ही है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम पार्ट में पेमेंट कर देते हैं कि पहला पार्ट हम उसे दे रहे हैं और बाकी का पार्ट जो होता है वो हम उसे काम पूरा होने के बाद देंगे। अब उसकी पर डे की अगर मान लीजिए पर डे का उसका मिनिमम वेज जो है वो 100 रुपीज है, तो उसने महीने भर काम करना है तो उसका जितना बैठेगा उसका आधा पहले दे दिया आधा बाद में दे दिया। तो किस तरह से उसे देना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो बताती है या जो ऑथराइज करती है कि किस तरह से उसे दिया जाना है। ठीक है, देन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज सप्लाई द एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट। जो भी आपकी एसेंशियल कमोडिटीज है उनको किस रेट पर देना है, कैसे देना है, उसको देना है या उसकी जगह पर पैसा देना है, ईच एंड एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जैसे आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो तो उनमें देखिएगा, उसमें हमने बताया भी था कि जब वेजेस दिया जाता है तो मिनिमम वेजेस प्लस स्पेशल अलाउंसेस इंक्लूडेड रहते हैं और स्पेशल अलाउंसेस में कई बार कंसेशनल रेट भी इंक्लूड रहती है। कुछ ऐसे सप्लाईज रहते हैं लाइक फूड सप्लाई, क्लोथ सप्लाई, तो उसके लिए कई बार क्या होता है पैसा भी दे दिया जाता है, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेक्शन 12। सेक्शन 12 में क्या बताया गया है, अब ना ये सारी सब कुछ ऐसे छोटे छोटे से ही आपको दिए गए हैं, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेक्शन 12। क्या है इसमें रेट ऑफ वेजेस, तो मिनिमम वेजेस हैज बीन पेड विदाउट एनी डिडक्शन अदर देन स्टैट्यूटरी डिडक्शन। अगर कोई गवर्नमेंट या फिर उसकी तरफ से कोई डिडक्शन है तो ही वो डिडक्शन होगा। जैसे कई बार जो आपका पीएफ का डिडक्शन होता है या कुछ होता है, तो अगर कुछ गवर्नमेंट डिडक्शंस हैं या कुछ बेनिफिशियल डिडक्शन है तभी वो होंगे, अदरवाइज मिनिमम वेजेस जो होता है वो हमेशा बिना डिडक्शन के ही दिया जाता है वर्कर्स को। देन पेमेंट ऑफ वेजेस लेस देन मिनिमम वेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ लेस परफॉर्मेंस एंड आउटपुट इज इनलीगल। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई वर्कर ऐसा है जो काम सही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उससे काम करने में गलती हो रही है, तो लेस परफॉर्मेंस की वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई उसका डेली का जो वेजेस है वो 100 बैठता है बनता है, लेकिन आपने क्या किया कि वो काम अच्छा नहीं कर रहा तो आपने उसे 70 रुपये पकड़ा दिए। नो, दिस इज नॉट राइट, ये इनलीगल होगा। अगर कोई भी एम्प्लॉयर इस तरह से करता है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे मिनिमम वेजेस दे रहा है तो वो इनलीगल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पेमेंट ऑफ वेजेस लेस देन मिनिमम वेजेस है ऑन द ग्राउंड ऑफ लेस परफॉर्मेंस तो इट विल बी लीगल और इनलीगल, तो इट इज इनलीगल, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो मिनिमम वेज डिसाइडेड है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, उसको उसके अप टू द मार्क तक लेकर आइए, बट आप उसको पैसा कम दो, ये इनलीगल होगा। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये किस में बताई गई है, सेक्शन 12 में बताई गई है। किस में बताई गई है, सेक्शन 12। नेक्स्ट देखते हैं फिक्सिंग आवर्स ऑफ वर्क सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो है वो बेसिकली बताया गया है फिक्सिंग आवर्स ऑफ वर्क का कितना घंटा आपका फिक्स किया गया है। तो फॉर एन एडल्ट वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अगर वो फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, कौन, एडल्ट वर्कर। ठीक है, एडल्ट वर्कर कौन होगा, जिसकी एज 18 प्लस होगी, उसको हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो है वो उसके कितने, 48 आवर्स, 48 आवर्स इन अ वीक।
एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा आप उसको काम नहीं करवा सकते हैं और साथ ही साथ उसको एक वीकली हॉलीडे देना जरूरी है। ठीक है, एक एडल्ट वर्कर के लिए 48 आवर्स इन अ वीक, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे टर्म्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 आवर्स इन अ वीक, है ना, और वीकली एक हॉलीडे उसको कंपलसरी होता है। इसके अलावा द डेली आवर्स शुड नॉट बी एग्जिट मोर देन 9 आवर्स। हम यहाँ पर जो डेली आवर्स है उनको लाइक ये तो वीक का हो गया, डेली आवर्स भी 9 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते हो आप। ठीक है, 9 घंटे से ज्यादा आप उसको काम एक दिन में नहीं दे सकते हो। और दूसरा, इसमें भी 1 घंटे का इंटरवल पीरियड होना चाहिए। 1 घंटे का इंटरवल पीरियड इसलिए बोला जाता है बिकॉज समटाइम इट्स हैपन कि किसी का वर्क ऐसा है जो कंटिन्यू खड़े होके काम कर रहा है, वो थोड़ा हैवी सामान उठाकर यहाँ से वहां जा रहा है, तो ही रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ रेस्ट। तो इसलिए 9 आवर्स की वर्किंग जिसमें 1 घंटे का आपका इंटरवल, ये पर डे के हिसाब से रहेगा। ठीक है, और प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी हॉलीडे, ओवर टाइम वेजेस या फिर वर्किंग ऑन हॉलीडे, इस तरह के भी इनको जो प्रोविजन है वो दिए ही जाता है। जैसे कंपनसेटरी हॉलीडे का मतलब, अगर आपने वर्किंग डे पर काम, सॉरी छुट्टी वाले दिन अगर काम करवाया हुआ है, हॉलीडे वाले दिन काम कराया हुआ है, तो उसके एवज में आप उसको एक कंपनसेटरी हॉलीडे प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आपने उसे 9 आवर्स से ज्यादा काम कराया है, लाइक 10 आवर्स कराया है, 12 आवर्स कराया है, तो जितना भी उसका ओवर टाइम के आवर्स हैं उसकी जो डबल पे बनती है ना, अगर 1 घंटे का 10 रुपया मिलता है तो उस समय 1 घंटे का 20 रुपया मिलेगा, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उसको ओवर टाइम वेजेस उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो दे आर दी फिक्सिंग आवर्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, ओवर टाइम वेजेस, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, सेक्शन 14। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 14 इन मिनिमम वेज एक्ट सेज अबाउट ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम वेजेस जैसा अभी हमने बताया ही था कि जितने नॉर्मल आवर दिए गए हैं, नॉर्मल आवर कितने दिए गए हैं, जरा बिना पढ़े कोई बता सकता है? थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में हो गए। 48 नंबर से एक याद आएगा आपके माइंड में और एक नंबर याद आएगा 9। 48 आवर्स इन अ वीक, 9 आवर्स इन अ डे। क्लियर? अगर इससे ज्यादा कोई काम कराता है, 48 आवर्स की जगह मान लीजिए 50 आवर्स उससे काम कराया है, 9 की जगह मान लीजिए 12 आवर्स उससे काम कराया है, तो इन दैट केस क्या होगा कि उसका जो पेमेंट होगा, जो एक्स्ट्रा वाला होगा, यानी कि 48 में से 50 मतलब 2 घंटे का एक्स्ट्रा काम किया है उसने, तो ये जो 2 घंटे का उसको जो वेजेस मिलेगा वो डबल रेट पर मिलेगा। अगर 1 घंटे का वेजेस जो है वो 20 रुपीज उसको मिलता है, तो उस समय 1 घंटे का जो मिलेगा उसे वो कितना मिलेगा, एक ही घंटे का ओवर टाइम के लिए उसको मिल जाएगा 40 रुपीज। क्लियर? तो ध्यान रखना, ओवर टाइम वेज रेट विल बी ट्वाइस ऑफ नॉर्मल वेज रेट। नॉर्मल वेज रेट से कितना होगा, ये ट्वाइस होगा। उसके फुल डे को आपका डिवाइड कर दिया जाएगा 1 आवर के बेसिस पर, और 1 आवर के बेसिस पर उसका जितना पैसा मिलता होगा उसका डबल पैसा उसको मिलेगा ओवर टाइम के टाइम पर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। Now section 15, wages for a person who has worked less than normal working hours. ये भी है। क्या हो सकता है, अगर वर्किंग आवर्स जितना है उससे उसने कम काम किया है तो उस टाइम पर क्या होगा? सबके माइंड में एक ही चीज आती है, अगर कम काम किया है तो सैलरी कम देनी चाहिए, यही दिमाग में आ रहा है ना। लेकिन भाई सैलरी कम क्यों देनी चाहिए? डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर कि सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि भाई उसके पास काम ही नहीं है तो वो क्या करेगा, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। सीजनल फैक्ट्रीज है, सीजनल फैक्ट्रीज में कंटिन्यू वर्क तो रहता नहीं है, किसी टाइम पर बहुत पीक पर वर्क रहता है कि वर्कर्स को ओवर टाइम करना पड़ रहा है, किसी टाइम पर हो सकता है बहुत ही कम वर्क हो। ठीक है ना, बट एम्प्लॉय ऐसे कोई एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को निकाल तो सकता नहीं है, कहाँ ढूंढने जाएगा वो वर्कर्स को। तो ये फ्लक्चुएशंस तो होता ही रहता है। तो उस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स, तो क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर कुड नॉट प्रोवाइड दी एक्टिविटीज, अगर एम्प्लॉयर उसको काम नहीं दे पा रहा है, एम्प्लॉय अवेलेबल है लेकिन एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है, ठीक है ना, एम्प्लॉय अवेलेबल है लेकिन एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है, जैसा मैंने अभी बताया सीजनल फैक्ट्रीज में ज्यादातर ऐसा हो सकता है, तो उस केस में ही रिसीव फुल सैलरी, उसको क्या मिलेगा, उसकी पूरी सैलरी मिलेगी। ठीक है, ही रिसीव इज फुल सैलरी। वहीं एम्प्लॉय हैज नॉट वर्क ड्यू टू हिज अनविलिंगनेस, अगर एम्प्लॉय अपनी अनविलिंगनेस की वजह से काम नहीं कर रहा है,
मतलब उसके पास काम बहुत है लेकिन वो जानबूझकर काम नहीं कर रहा है, तो इस केस में ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द फुल सैलरी। इस केस में तो उसको नहीं मिलना चाहिए पूरा पैसा। काम बहुत है तब भी तुम काम नहीं कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा मन नहीं है, तो ये तो कोई रीजन नहीं होता है। तो इस केस में उसकी जो सैलरी है वो डिडक्ट हो जाती है। ठीक है, तो दे आर दी कंडीशंस कि अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स से कोई कम काम करता है तो क्या हो सकता है। ठीक है, नाउ रिकॉर्ड टू बी मेंटेन सेक्शन 18 बहुत सिंपल सा है। सेक्शन 18 में बताया गया है कि क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। तो एक रजिस्टर जो होता है उसे मेंटेन करके रखा जाता है। उस रजिस्टर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, जो जो भी पर्सन एम्प्लॉयड है उसकी पूरी डिटेल होती है, किस टाइप का वो वर्क कर रहा है उसकी रहेगी, कितना उसको वेजेस दिया जा रहा है वो रहेगा, और जो भी रिसिप्ट उसे दी जाती है उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, क्या क्या, ईच एंड एवरीथिंग आ गया। जो भी एम्प्लॉयड पर्सन हैं उनकी डिटेल, उसका नाम, उसका एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग, क्या काम वो कर रहा है उसकी डिटेल, कितना पैसा उसको मिलता है उसकी डिटेल, और कितनी रिसिप्ट उसको दी गई है तो उसकी डिटेल। तो ये सारी आपकी डिटेल्स वहां पर मेंशन रहती हैं और इसका पूरा एक रजिस्टर तैयार किया जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्शन 19 इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर्स को आप बेसिकली जो वर्क होता है ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको लेकर आती है, और इसका जो वर्क होता है इंस्पेक्ट करना, तो ये इसी काम के लिए मिनिमम वेज एक्ट में भी इसको लाया जाता है कि जिस काम के लिए जितना वेजेस दिया गया है उतना ही उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उस तरह से पूरे रजिस्टर्स को चेक करना, कहीं पर भी जाके इंस्पेक्शंस करना, किसी से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, ये सारे काम इंस्पेक्टर्स के होते हैं जो हम ऑलरेडी फैक्ट्री एक्ट में पढ़ चुके हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है आपके मिनिमम वेज एक्ट में भी, कि हम इस तरह के काम इंस्पेक्टर्स के थ्रू करवाए जाते हैं, इन्हें अपॉइंट करवाया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 20। दिस इज रिलेटेड टू द क्लेम। क्लेम का क्या मतलब हो गया कि भाई पेमेंट नहीं मिल रहा तो उसने अपने एवज पे क्लेम कर दिया कि भाई मुझे इतना मिलना चाहिए लेकिन इतना नहीं मिल रहा है, तो दैट इज अ क्लेम। तो लेबर कमिश्नर और एनी अदर अपॉइंटेड अथॉरिटीज जो है उसको अथॉरिटी रहती है कि वो किसी भी तरह का कोई भी अगर मिनिमम वेजेस से रिलेटेड या नॉन पेमेंट वाला कोई भी केस आता है तो उसके जो क्लेम होते हैं उनको वो सुनेगा। ठीक है, कौन, एक तो लेबर कमिश्नर या फिर कोई भी जो अपॉइंटेड अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी, जो भी नॉन पेमेंट या मिनिमम वेजेस से रिलेटेड जितने भी कोई भी उसके पास केस आता है तो वो उनको सुनते हैं। और एनी अग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड का मतलब जो भी पीड़ित जिसके साथ में इस तरह का कोई केस हुआ है वो पर्सन, एग्रीव्ड मतलब पीड़ित जिसके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है वो पर्सन। तो कोई भी एग्रीव्ड पर्सन ये अप्लाई कर सकता है अथॉरिटीज को। कौन सी अथॉरिटीज, लेबर कमिश्नर या फिर अपॉइंटेड अथॉरिटीज, इनको ये अप्लाई कर सकता है अपना क्लेम विद इन 6 मंथ। ठीक है, ये 6 मंथ के अंदर अंदर इसको करना पड़ेगा। जब भी मतलब इसके साथ इस तरह का कोई एक्ट हुआ है तो 6 मंथ के अंदर अंदर इसको एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी बात नहीं सुनी जाएगी। 6 मंथ के अंदर अंदर इसको बताना पड़ेगा कि इसको पेमेंट नहीं मिला है। ठीक है ना, तो दिस इज रिलेटेड टू द क्लेम। नाउ सेक्शन 22 रिलेटेड टू द पेनल्टी। सिंपल सा है, गलती हुई है तो पनिशमेंट भी मिलेगी, दैट इज द पेनल्टी। गलती क्या हुई है कि पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेजेस टू एम्प्लॉय। पेमेंट थी 100 रुपए, तुमने दिया 70 रुपए, गलती हो गई, एम्प्लॉयर की तरफ से क्या हुआ, ऑफेंस हुआ, गलती हुई। तो यहाँ पर इसके लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट मतलब जेल। इम्प्रिजमेंट विच में भी एक्सटेंड अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक के लिए बढ़ सकती है। ऐसा आपका मिल सकता है आपको पनिशमेंट कि जेल आपको हो सकती है 6 महीने तक की, या फिर आपको फाइन हो सकती है 500 रुपए तक, या फिर दोनों। क्लियर, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। मिनिमम वेजेस से कम वेज अगर मिल रहा है तो वो आपका एक ऑफेंस हो गया, किसका, एम्प्लॉयर का। तो उस एम्प्लॉयर को इम्प्रिजमेंट मतलब जेल हो सकती है 6 महीने तक की, या फिर उसे 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, एज अ पेनल्टी उसे देनी पड़ सकती है, या फिर ये दोनों ही उसके ऊपर लागू हो सकते हैं। क्लियर है, पेनल्टी सेक्शन 22। नाउ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, ध्यान से सुना बच्चों। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट जैसा पहले भी बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जनरली पूछा भी जाता है। ये वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंपनसेशन एक्ट में। तो सेक्शन 25 रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, सिंपल सा मतलब है, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, इस लाइन को देख लो बस। एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद टर्म्स ऑफ रिड्यूस वेजेस शैल बी नल एंड वॉइड टू दैट एक्सटेंट।
अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का ऐसा बनाया जा रहा है जो कि मिनिमम वेजेस से रिड्यूस वेज प्रोवाइड करके दिया जा रहा है, मतलब ये एक एम्प्लॉयर है हमारा, इस एम्प्लॉयर ने क्या सोचा कि अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता हूँ इस एम्प्लॉय से, जिसमें मैं उसे बोलूंगा कि तुम्हारा मिनिमम जो वेजेस है वो मैं तुमको सिर्फ 70 रुपीज प्रोवाइड करूंगा पर डे का, भले ही उसका कितना है वैसे 100 रुपीज है। और इस तरह का उसने क्या किया, उससे एक पेपर लिया, उस पेपर पर उसके साइन करवा लिए कि इस तरह का हमारा डील हो चुका है, भले ही वो इस एक्ट के बनने के पहले हो या इस एक्ट के बनने के बाद में हो। ठीक है, उसने इस तरह का एक साइन करवा लिया पेपर पे कि 70 रुपए की डेली वेजेस पर मैं तुमको रख रहा हूँ। ठीक है, बल्कि उसका मिनिमम वेज कितना बैठता है, 100 रुपीज बैठता है। तो इस तरह का अगर उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर उसने साइन करवाया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा नल या फिर हो जाएगा वॉइड। ठीक है, नल या वॉइड, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं कर सकता, ये गलत माना जाएगा। इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय को पूरा हक है अपने हिस्से का पूरा पैसा लेने का। तो दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। क्लियर है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। नेक्स्ट है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट शेड्यूल, सेक्शन 27। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि ये ऑफिशियल गजट्स में बता सकती है, 3 मंथ्स पहले इसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि अगर ये कोई भी शेड्यूल में चेंज कर रहा है तो। ठीक है, अगर ये शेड्यूल में किसी भी तरह का चेंज कर रही है या कोई चीज ऐड कर रही है तो ये पावर है किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि वो ये कर सकती है, बट उसे 3 मंथ्स पहले इंटेंशन उसका देना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिशियल गजट में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी उस केस में। नाउ पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव द डायरेक्शन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हायर अथॉरिटीज है, सेक्शन 28 में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी अगर काम कर रही है तो उस काम को करवाने के लिए, उसे एग्जीक्यूशन में लाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रही है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है। क्लियर। लास्ट है आपका सेक्शन 29, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है किसी भी तरह का कोई नया रूल क्रिएट करने के लिए। तो कोई भी रूल अगर बनाना है किसी भी एक्ट से जुड़ा हुआ, लाइक मिनिमम वेज एक्ट के किसी भी सेक्शंस में कोई भी नया चेंज लाना है, अमेंडमेंट करना है, व्हाटएवर, तो इट विल डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी प्रोसीजर आपकी चल रही है उस प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी आपको रूल बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। जो मेथड है वोटिंग की, लाइक एडवाइजरी बोर्ड के लिए जो मेंबर्स चूज किए जा रहे हैं, कमेटी बनाने के लिए जो मेंबर्स चूज किए जा रहे हैं, तो वोटिंग की जो मेथड है उससे रिलेटेड रूल्स बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किस तरह से वैकेंसीज को फिल करना है, किस तरह से वैकेंसीज को फिल करना है, इट विल डिसाइड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। देन क्वारम, लाइक क्या क्या आपका जो भी एडवाइजरी बोर्ड में जो भी टास्क हो रहे हैं, किस तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस तरह से वर्क हो रहा है, उसका क्या क्वारम, मतलब किस तरह का सिनेरियो वहां पर क्रिएट करना है, ईच एंड एवरीथिंग गिवन बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब कुछ आपका जो डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम होता है वो किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो दे आर द बेसिक रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर। तो इसमें आपने देखा कि काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके सामने आए हैं, ध्यान रखिएगा उनको। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, हु मेक द रूल्स, एंड व्हाट आर द पेनल्टीज, है ना, क्या क्लेम कौन सुनता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ इंस्पेक्टर, इस तरह के कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, तो उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको ध्यान से रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे। क्लियर। चलिए थैंक यू सो मच।